अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक और लेक्चर के साथ यहाँ हम लोग मौजूद हैं। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल मेथड के स्टेप्स क्या हैं। पिछले लेक्चर में अगर आप लोगों को पता हो तो सिर्फ छोटा सा टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या हैं और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग जो मेथड यूज़ करते हैं उन मेथड्स को किसका नाम देते हैं, बायोलॉजिकल मेथड्स। तो आए बच्चे देखते हैं लेक्चर। हमारा लेक्चर आपके पास 10th है, बायो 9th क्या है, बायो 9th की है, लेक्चर नंबर 10 है। टॉपिक हमारे पास है बायोलॉजिकल मेथड्स। बायोलॉजिकल मेथड्स उस दिन मैंने आपको बताया था टोटल 6 होते हैं, पहले 3 आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इनकी डेफिनेशन क्या है, इस मेथड्स के अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ देखेंगे। तो सीक्वेंस वाइज पहले 3 कौन कौन से मेथड्स हैं आपके पास। रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना, दूसरा जो होते हैं इंपॉर्टेंट है ऑब्जर्वेशन, थर्ड वन जो है वो है आपके पास हाइपोथेसिस। अब इन 3 को हम लोग डिस्कस करेंगे। इन 3 को डिस्कस करेंगे। आपका जो होमवर्क है बच्चे वो है आपका ऑब्जर्वेशन, कि ऑब्जर्वेशन जितना आपको बोर्ड पे पढ़ाया जाएगा ये आप लोग अपनी कॉपीज़ पे करने के बाद आपके जो ग्रुप्स बने हुए हैं उनमें आप लोग भेज देंगे। तो होमवर्क दोबारा सुन लें। होमवर्क के आपका 3 स्टेप्स, रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशन, 3 हम पढ़ेंगे। 3 में से जो सिर्फ ऑब्जर्वेशन है ये आपका होमवर्क है। ऑब्जर्वेशन करने के बाद इसकी डेफिनेशन, इसकी टाइप्स जिस तरह आपको बोर्ड पे बताया जाएगा आप लोग कॉपीज़ पे करने के बाद भेज देंगे। अब पहला स्टेप रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम, अब कौन सा प्रॉब्लम, यहाँ पे प्रॉब्लम से मुराद वो वाला प्रॉब्लम जो आपके पास रिलेट करेगा, किसके साथ रिलेट करेगा, लाइफ के साथ। पहला स्टेप है आप लोग प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करोगे। देखो क्या है रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉब्लम, हाउ वी रिकॉग्नाइज अ प्रॉब्लम। क्वेश्चन ये राइज होता है कि हम प्रॉब्लम को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, हाउ वी रिकॉग्नाइज अ प्रॉब्लम। तो उसका आंसर क्या है, प्रॉब्लम को हम इस तरह रिकॉग्नाइज करेंगे जब क्वेश्चन एराइज होगा, व्हेन क्वेश्चन इज एराइज, जब कोई भी क्वेश्चन एराइज होगा। और वो क्वेश्चन कौन सा होगा, जो रिलेट करेगा, रिलेटेड विद प्रॉब्लम। अब देखें यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम लंग कैंसर आपको नजर आ रहा है, एक प्रॉब्लम आपको कोविड-19 नजर आ रहा है। ये प्रॉब्लम आपके पास किससे रिलेट करते हैं, दोनों के दोनों लाइफ के साथ रिलेट करते हैं। अब इन प्रॉब्लम को आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे, जब कौन सी चीज़ एराइज होगी, क्वेश्चन एराइज होगा, व्हेन क्वेश्चन एराइज रिलेटेड विद प्रॉब्लम। इन प्रॉब्लम के साथ रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एराइज होगा तो हम लोग पहचान जाएंगे कि कोई न्यू प्रॉब्लम लाइफ को क्या हो रहा है, फेस करना पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें, व्हाट आर द रिस्क फैक्टर फॉर लंग कैंसर। अब ये रिस्क फैक्टर क्या है आपके पास, ये एराइज हो रहे हैं, किसके लिए राइज हो रहे हैं आपके पास, प्रॉब्लम के लिए। प्रॉब्लम कौन से आपके पास, लंग कैंसर। तो ये जो रिस्क फैक्टर राइज हो रहे हैं, मैं एक रिस्क बताता हूँ, कोई और साइंटिस्ट दूसरा बताते हैं, आपके घर वाले एक और बताते हैं, तो ये डिफरेंट रिस्क फैक्टर राइज हो रहे हैं। ये रिस्क फैक्टर सारे के सारे रिस्क फैक्टर से मुराद कौन सी चीज़ राइज हो रहे हैं, क्वेश्चन राइज हो रहे हैं। और क्वेश्चन किससे रिलेटेड एराइज हो रहे हैं आपके पास, प्रॉब्लम से रिलेटेड। और वो प्रॉब्लम आपके पास कौन से, लंग कैंसर। तो अब देखें इसकी डेफिनेशन, हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, हाउ वी रिकॉग्नाइज अ प्रॉब्लम। द क्वेश्चन एराइजेज हाउ वी रिकॉग्नाइज अ प्रॉब्लम। अ वेरी सिंपल आंसर क्या है, व्हेन क्वेश्चन इज एराइजेज, और क्वेश्चन एराइज होगा जब, और वो क्वेश्चन रिलेट करेगा किसके साथ, प्रॉब्लम के साथ। फॉर एग्जाम्पल व्हाट आर द रिस्क फैक्टर, रिस्क फैक्टर आ गया आपके पास क्वेश्चन, ये एराइज हो रहे हैं, उठ रहे हैं, सोसाइटी के अंदर उठ रहे हैं, माशरे के अंदर उठ रहे हैं, कौन से प्रॉब्लम से रिलेटेड उठ रहे हैं, लंग कैंसर के। तो इसका मतलब है ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन उठ रहे तो पहला स्टेप आ गया हमारे पास रिकॉग्निशन। हमने रिकॉग्निशन कर दिया, पहचान लिया, किस चीज़ को पहचान लिया, प्रॉब्लम को। दूसरा क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द रिस्क फैक्टर फॉर कोविड-19। कोविड-19 क्या है आपके पास, द प्रॉब्लम दैट रिलेट्स विद लाइफ, इससे रिलेटेड रिस्क फैक्टर। क्वेश्चन एराइज हो रहे हैं, डेली क्वेश्चन एराइज हो रहे हैं। इससे रिलेटेड क्या है कि अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही है, क्वेश्चन एराइज हो रहा है, ये रिस्क फैक्टर है। ये एक क्वेश्चन आ गया, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बंदे को नमूनिया हो जाती है बंदे का, इसके अलावा बंदे को अगर स्वेयर कंडीशन में चला जाता है तो उसका जो स्टमक है वो काम करना छोड़ देते हैं, और स्वेयर कंडीशन में चला जाए तो लेटेस्ट रिसर्च ये कहती है कि बंदे का दिमाग काम करना छोड़ देता है, बंदे के नर्वस सिस्टम के ऊपर अटैक करते हैं। तो ये सारे रिस्क फैक्टर हैं, ये एराइज हो रहे हैं पैसेज ऑफ टाइम के साथ। ये सारे जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो कौन सी है, ये वाली। तो इन रिस्क फैक्टर की बेस पे हम लोग प्रॉब्लम को क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज। इस स्टेप को हम लोग नाम देते हैं रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉब्लम। ये तो मैंने आपको डिटेल में बता दिया, आप सिर्फ याद रखेंगे रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉब्लम, हाउ वी रिकॉग्नाइज अ प्रॉब्लम, व्हेन क्वेश्चन अराइजेस दैट इज रिलेटेड विद प्रॉब्लम या दैट इज रिलेटेड विद अ
प्रॉब्लम विद लाइफ। अब कौन कौन से क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल व्हाट आर द रिस्क फैक्टर फॉर लंग कैंसर। अब सारे बच्चे जो मेरी बात को सुन रहे हैं, इस क्वेश्चन बुक में सिर्फ ये क्वेश्चन लिखा हुआ है व्हाट आर द रिस्क फैक्टर फॉर लंग कैंसर। लंग कैंसर के ऊपर लिखेंगे प्रॉब्लम, रिस्क फैक्टर के ऊपर लिखेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए, तो इस फिनोमेना को हम लोग किसका नाम देंगे? रिकॉग्निशन। हमने मसले को पहचान लिया, अब हम इसका हल ढूंढेंगे। नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाएं, जो आपका होमवर्क भी है, स्टेप नंबर 2 ऑब्जर्वेशन। अब जब प्रॉब्लम रिकग्नाइज हो जाते हैं, व्हेन प्रॉब्लम इज रिकग्नाइज्ड, हमें पता चल गया ये कोविड-19 प्रॉब्लम है, हमें पता चल गया लंग कैंसर प्रॉब्लम है जो लाइफ से रिलेट करते हैं। कैसे पता चला? क्वेश्चंस की वजह से। व्हेन प्रॉब्लम इज रिकग्नाइज्ड, बायोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट मेक ऑब्जर्वेशन। अब बायोलॉजिस्ट या साइंटिस्ट ऑब्जर्वेशन बनाते हैं, दैट हेल्प्स इन फाइंडिंग द आंसर ऑफ क्वेश्चन, और इन ऑब्जर्वेशन की बेस पे वो जो क्वेश्चन बनते हैं उसका आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो इस स्टेप को किसका नाम देते हैं? ऑब्जर्वेशन। हाउ वी डिफाइन अ टर्म ऑब्जर्वेशन? आफ्टर द रिकग्निशन ऑफ प्रॉब्लम, द बायोलॉजिस्ट मेक्स ऑब्जर्वेशन दैट इज रिलेटेड विद प्रॉब्लम। बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं? आपके पास ऑब्जर्वेशन बनाते हैं और उस ऑब्जर्वेशन की बेस पे वो क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि वो ऑब्जर्वेशन बनाते किससे? तो ऑब्जर्वेशन बनाने के लिए वो यूज करते हैं प्रीवियस नॉलेज को, और वो स्टडी करते हैं रिसर्च वर्क को। फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रॉब्लम डिस्कस करूं कोविड-19 कौन सा वायरस काज करते हैं? कोरोना वायरस काज करते हैं। अब ये कोरोना वायरस कोई 2020 या 2019 का वायरस नहीं है बच्चे आपके पास। कोरोना वायरस का जो पहला केस आया था वो आया था 2003 में। अगर आपके पास इल्म है, आपका कोई बहन भाई फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, उसके पास फर्स्ट ईयर की पुरानी बुक है, तो उसमें ए सेलुलर लाइफ में एक टॉपिक होगा, उस ए सेलुलर लाइफ का जो चैप्टर है उसमें इस चीज़ को वाज़े प्रोमिनेंट लिखा हुआ है कि कोरोना वायरस का जो पहला केस है वो 2003 में आया था। तो अब देखें ऑब्जर्वेशन हमेशा कहाँ से आती है? प्रीवियस नॉलेज से और रिसर्च वर्क। तो इसका मतलब है कोरोना पे पहले प्रीवियस नॉलेज भी है और रिसर्च वर्क भी है। उसकी ऑब्जर्वेशन को सामने रख के इन्होंने लेट्स सपोज 2003 की ऑब्जर्वेशन क्या थी कि जो कोरोना का पेशेंट उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, उसको ब्रीथिंग प्रॉब्लम होते हैं। उन्होंने कहा कि ये जो कोविड-19 इसमें भी तो ब्रीथिंग प्रॉब्लम होते हैं, उसकी और इसकी स्ट्रक्चर से उसने कहा कि ये भी कौन से आपके पास कोरोना फैमिली के, इसको नाम दे दिया कोरोना वायरस का। अब ऑब्जर्वेशन किसके ऊपर बेस करती हैं? प्रीवियस नॉलेज और रिसर्च वर्क के ऊपर। और साइंटिस्ट जो ऑब्जर्वेशन बनाते हैं बच्चे, वो बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ 5 सेंसेस। अब देखें कोरोना का कोई भी पेशेंट है, हम उसको देख सकते हैं कि इसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। जब हम देखेंगे तो हम लोग किस चीज़ को यूज़ करेंगे? विजन को। विजन क्या है? हमारे पास सेंस है। तो इसका मतलब क्या है कि विद 5 सेंसेस। कोरोना के पेशेंट्स हैं, उनका सेंस ऑफ स्मेल और सेंस ऑफ टेस्ट काम करना छोड़ देते हैं। उनको हम कोई भी चीज़ देते हैं मुख्तलिफ जायकों की, वो टेस्ट नहीं कर सकते, हमें पता चल जाता है इनका टेस्ट काम नहीं कर रहा, ऑब्जर्वेशन बना ली। तो इस तरह साइंटिस्ट मुख्तलिफ अपने 5 सेंसेस को यूज़ करके किसी एक सेंस की मदद से क्या चीज़ बनाते हैं बच्चे? ऑब्जर्वेशन। और ऑब्जर्वेशन बनाने के लिए वो प्रीवियस नॉलेज को यूज़ करेंगे या प्रीवियस रिसर्च वर्क को यूज़ करेंगे। ऑब्जर्वेशन क्यों बनाते हैं? ताकि वो जो क्वेश्चन अराइज होते हैं, जो लाइफ से रिलेटेड होते हैं, उसका वो आंसर फाइंड आउट कर सकें। अब फिर टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन की 2 टाइप्स होती हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। इनके नाम से ज़ाहिर है क्वांटिटेटिव से मुराद है ये कोई नंबर होंगे, हम लोग सिंपल कहते हैं द क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन आर मोर एक्यूरेट। अब देखें क्वांटिटेटिव तो डील्स विद नंबर से डील करेंगे, मतलब इसमें किसी भी चीज़ की लेंथ होगी या इस तरह के फिनोमेना होंगे। और क्वांटिटेटिव है, नंबर हैं, तो इनको हम लोग क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। There are 2 types of observation, quantitative observation and qualitative observation. Quantitative observation are more accurate, quantitative observation deals with number and quantitative observation are measurable. ये कौन सी होती हैं आपके पास? measurable होती हैं। क्या मतलब measurable होती हैं आपके पास? अगर मैं कोई एक प्रॉब्लम आपके पास इसकी एग्जाम्पल डिस्कस करूँ तो इसकी एग्जाम्पल है आपके पास लेंथ, हाइट, वॉल्यूम, वेट। तो ये सारे के सारी कौन सी आपके पास? मेजरेबल हैं। आप किसी भी चीज़ की लेंथ मेजर कर सकते हो, आप हाइट मेजर कर सकते हो, आप वॉल्यूम मेजर कर सकते हो। तो ये सारे के सारे नंबर्स में डील करते हैं, इस वजह से इनको किसका नाम देते हैं? क्वांटिटेटिव। दूसरे बच्चे क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव आर लेस एक्यूरेट, ये आपके पास लेस एक्यूरेट होती हैं। नॉट डील्स विद नंबर, डील्स विद डिस्क्रिप्शन, ये डिस्क्रिप्शन के साथ डील करती हैं। मतलब सिर्फ एक डिस्क्रिप्शन होती है, हमारा सपोज किया हुआ एक नंबर होते हैं और नॉट मेजरेबल, हम इनको मेजर भी नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल कलर,
आप कलर को मेजर कर सकते हो, हम कलर को मेजर नहीं कर सकते। ये इसका एक आ गया एग्जाम्पल। इसके अलावा टेक्सचर, इसके अलावा टेस्ट, आप टेस्ट को भी मेजर नहीं कर सकते, आप टेक्सचर को भी मेजर नहीं कर सकते। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन? क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन आर मोर एक्यूरेट, डील्स विद नंबर, कैन बी मेजरेबल, फॉर एग्जांपल लेंथ, हाइट। Qualitative observation are less accurate, deals with description, not measurable, for example color and taste। तो ये ऑब्जर्वेशन, अब ये सारी की सारी ऑब्जर्वेशन की स्टोरी आपको समझाने का मतलब ये है कि ऑब्जर्वेशन इज़ अ सेकंड स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड्स इन विच वी फाइंड अ सोल्यूशन। हम सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, और वो सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं किससे? प्रीवियस नॉलेज से और रिसर्च वर्क से। अब जो थर्ड स्टेप होता है बच्चे, वो होते हैं आपके पास हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस क्या है? द पॉसिबल आंसर टू अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। जो पहले स्टेप में प्रॉब्लम को रिकग्नाइज किया है, उसका ऑब्जर्वेशन की बेस पे कोई भी पॉसिबल आंसर होगा तो उसको हम लोग किसका नाम देंगे? हाइपोथेसिस। हाउ वी डिफाइन अ टर्म हाइपोथेसिस? द पॉसिबल आंसर टू अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज नोन एज हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस बेस्ड किसके ऊपर करते हैं? सारे का सारा जो हाइपोथेसिस है ये बेस्ड करते हैं ऑब्जर्वेशन के ऊपर। आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है? लेट्स सपोज आपने कहा कि आपकी ऑब्जर्वेशन है कि जो कोविड वाले पेशेंट्स हैं उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, तो आप सिंपल कहोगे, आपका हाइपोथेसिस क्या होगा कि जो कोविड वाले पेशेंट्स हैं उनके लंग्स काम करना छोड़ देते हैं। ये आपका हाइपोथेसिस है। फिर आप इसको प्रूफ करोगे। जब आप इसको प्रूफ करोगे तो फिर आपके पास सारी स्टोरी सामने आएगी। तो हम सिंपल कहते हैं हाइपोथेसिस आर द पॉसिबल, द स्टेटमेंट आर द पॉसिबल आंसर टू अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। और हाइपोथेसिस सारे का सारा किसके ऊपर बेस्ड करते हैं बच्चे? ऑब्जर्वेशन के ऊपर। अब देखें, या आप लोग क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस क्या है आपके पास? द प्रपोज स्टेटमेंट टू द प्रपोज स्टेटमेंट आर आंसर टू द प्रॉब्लम, द प्रपोज्ड आंसर ऑफ द प्रॉब्लम, द प्रपोज स्टेटमेंट आर आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। वो जो आपके पास प्रॉब्लम है कि कोविड-19 के रिस्क फैक्टर क्या हैं, ये प्रॉब्लम है, इसकी कितने आंसर आप दे सकते हैं, इससे कितनी स्टेटमेंट आप बना सकते हैं ऑब्जर्वेशन की बेस पे, वो सारी की सारी जो आपके पास प्रोपोज स्टेटमेंट हैं और आपके पास जो आंसर ऑफ द प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम लोग किसका नाम देते हैं? हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस के पास बच्चे कुछ कैरेक्टर्स होने चाहिए। कौन कौन से कैरेक्टर्स होने चाहिए? इट शुड बी टेस्टेबल। क्या मतलब है टेस्टेबल का? कि इस हाइपोथेसिस को आप लोग एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करोगे। क्या मतलब एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करोगे? प्रॉब्लम ज़हन में रखो बच्चे, कोविड-19, एक शख्स ए है, एक शख्स बी है। आपने कहा कि जो कोविड-19 लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ऑब्जर्वेशन आपने की कि सांस लेने में दिक्कत होती है। आपने हाइपोथेसिस ये दिया कि इसमें शख्स के लंग्स अफेक्ट करते हैं। जो पर्सन ए है, आप कहते हो कि ये कोविड का पेशेंट है, कोविड-19 का, ये पेशेंट नहीं है। इसका मतलब है कि इसको क्या होगा? आपके पास ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगा, और सांस लेने में इसको क्या होगी? आपके पास दिक्कत होगी। ये प्रॉपर सांस नहीं ले सकता, इसका जो रेट ऑफ ब्रीथिंग है वो नॉर्मल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि इसके जो लंग्स हैं आप उनकी स्टडी करोगे, आपको नज़र आता है इसके लंग्स अफेक्टेड है। जबकि जो शख्स बी है इसके अंदर कोविड के सिम्टम्स नहीं है, इसके जो लंग्स हैं इनकी स्टडी करने के बाद हमें पता चलता है इसके लंग्स क्या हैं? हेल्दी। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया? द हाइपोथेसिस मस्ट बी टेस्टेबल, एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड होना चाहिए। अब ये एक्सपेरिमेंट है, ए के लंग्स की स्टडी की, वो अफेक्टेड हैं, बी के लंग्स हेल्थी हैं। एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड हो गया कि आपकी जो ऑब्जर्वेशन थी वो बिल्कुल ठीक थी कि जो कोविड-19 है वो किससे रिलेटेड है? ब्रीथिंग प्रॉब्लम से रिलेटेड है। अब देखो, अब हाइपोथेसिस हमेशा ठीक नहीं होता, बल्कि ये डिसप्रूव भी होता है, गलत भी साबित होता है। अगर ये गलत साबित हो गया, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि कोई भी हाइपोथेसिस गलत साबित हो गया, फिर आप लोग क्या करोगे? स्टार्ट से जो रिसर्च वर्क है उसको कंटिन्यू करोगे। अपना जो रिसर्च है उसको स्टार्ट से क्या करोगे? कंटिन्यू करोगे। क्या मतलब स्टार्ट से? आप दोबारा ऑब्जर्वेशन करोगे, ऑब्जर्वेशन की बेस पे दोबारा हाइपोथेसिस दोगे, और किसी भी प्रॉब्लम के एक से ज़्यादा हाइपोथेसिस हो सकते हैं। देयर आर मोर देन वन हाइपोथेसिस फॉर अ सिंगल प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम के एक से ज़्यादा क्या हो सकते हैं? हाइपोथेसिस। तो जो तीसरा है बच्चे आपके पास स्टेप, वो कौन से? हाइपोथेसिस। सिंपल याद रखें, हाइपोथेसिस क्या है? द पॉसिबल आंसर टू अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का जो पॉसिबल आंसर है उसको हम लोग कहते हैं हाइपोथेसिस।
हाइपोथेसिस किसकी बेस पे बनते हैं? ऑब्जर्वेशन की बेस पे। ऑब्जर्वेशन की बेस पे जितने भी पॉसिबल आंसर सामने आएंगे वो सारे के सारे हाइपोथेसिस हैं, और हर आंसर को हम लोग एक्सपेरिमेंटली प्रूव करेंगे। अगर कोई आंसर एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं होता तो हम लोग दोबारा अपना रिसर्च वर्क करेंगे। अगर एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड हो जाता है तो फिर हम लोग इससे डिडक्शन डिराइव करेंगे। वो नेक्स्ट स्टेप है, वो आने वाले वीडियो लेक्चर्स में आप लोग देख सकते हैं। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको इंपॉर्टेंट पढ़ाया है बच्चे, इसके ऊपर इतना टाइम लगाया है ताकि आप लोग समझ सकें। क्या है आपके पास? पहले जी 3 स्टेप्स बताए हैं, रिकॉग्निशन, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस। ऑब्जर्वेशन आपका होमवर्क है, इसको करने के बाद आप लोग जो आपका ग्रुप बना हुआ उसमें अपना होमवर्क शेयर कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब आएंगे तो बाकी इसके 3 जो स्टेप्स हैं, ये 3 जो मेथड्स हैं वो डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, वस्सलाम।